नमस्कार प्यारे साथियों, सभी से निवेदन है कि ईडी शर्मा नलेम एजुकेशन ऐप पर जुड़ जाइए और पढ़ाई कीजिए और समझने पर ध्यान दीजिए। आ जाइए, आप हम स्वागत करते हैं। हाँ भाई, सभी लोग हेलो, आ जाइए। नमस्कार। देखो कौन कौन आए हैं, देखो देखो देखो। भूपेंद्र सिंह, ममता, राधे राधे, राधे राधे, विष्णु तिवारी। चलो बेटा, करते हैं कोल्ड वार की शुरुआत। और वॉइस वगैरह में कभी दिक्कत आए तो बता देना बेटा। वॉइस वगैरह ठीक है? ओके लिख दो, ओके लिख दो बेटा, क्योंकि मैंने अपने फोन का वॉल्यूम बंद कर रखा है। ओके लिखो एक बार। वॉइस आ रही है सबको क्लियर? डियर फ्रेंड्स, ओके। विनीता बेटा वेरी गुड मॉर्निंग। विनीता बेटा तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, महेंद्र बेटा भी मेहनत कर रहे हैं, और साथ में भूपेंद्र बेटा भी। तो सभी का है। तो कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध के तनाव की स्थिति कोल्ड वार कहलाती है। जैसे पता नहीं बम कब फट जाए। जो सिंपल एक रील चलती है कि सास काम कर रही थी, बहू बैठी थी, तब बेटा आता है तो माँ से कहता है, माँ ये खाली को बैठी है? तो माँ कहती है, भरी बैठी है, तू इसको छेड़ के तो देख, अभी फट जाएगी। वो क्या है? शीत युद्ध, कोल्ड वार। तो कोल्ड वार है कि मानसिक तनाव, वैचारिक द्वंद की स्थिति, कि दिमाग में इतना गुस्सा भरा हुआ है कि बस हाथ नहीं चल रहे हैं, अंदर ही अंदर लड़ाई हो रही है, वही है कोल्ड वार। तो आपको समझ आ गया होगा कोल्ड वार। तो इस कोल्ड वार में आप तो नहीं जी रहे ना? कहीं जैसे कई बार आपका होता है कि मेरे पर गुस्सा आता है, कई बार मम्मी पापा पर गुस्सा आता है, लेकिन आप प्रकट नहीं कर पाते हैं, तो कोल्ड वार ही है। ये कोल्ड वार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कब आया? ये सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आया। दो महाशक्तियों के मध्य देखा गया। एक महाशक्ति यूएसए थी, एक यूएसएसआर थी। दो विचारधाराओं के मध्य देखा गया। एक पूंजीवाद थी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, एक साम्यवाद थी जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। दो सैनिक गठबंधनों के मध्य वैचारिक द्वंद की, तनाव की स्थिति थी, जो जिसका एक का नेतृत्व नेटो जो था उसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरा वारसा था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों, दो विचारधाराओं, दो सैनिक गठबंधनों के मध्य द्वंद की स्थिति थी, जो कभी भी युद्ध को जन्म दे सकती थी। तो ये बात तो स्पष्ट हो गई। अब इस शब्द का प्रयोग कब किया, किसने इसको पूरा अग्रसर किया, क्या क्या डेफिनेशन है, तो ये बस बने रहिएगा और आप आनंद से देखिएगा। तो आनंद से सब संभव है। मैं पुराने नोट्सों में से कुछ संशोधन करके भी लाया हूं, ताकि हर क्लास में परिमार्जन जरूरी रहता है। तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि पुरानी बात को खाली रिपीट ना दिया जाए। तो इसमें इस शब्द का सबसे पहले कहते हैं प्रयोग किया था जॉर्ज ऑरवेल ने, और बर्नार्ड बारूचा ने इसे लोकप्रिय बनाया था। देखो बेटा, अगर जॉर्ज ऑरवेल और बर्नार्ड बारूचा दोनों हैं तो आपको जॉर्ज ऑरवेल लगाना है। अगर जॉर्ज ऑरवेल नहीं है तो फिर बर्नार्ड बारूचा लगाना है। तो देखिए, मैं इसको लिख देता हूं, आपको टेंशन नहीं हो। जॉर्ज ऑरवेल, ऑरवेल इसने सबसे पहले प्रयोग किया, जॉर्ज ऑरवेल ने सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला तो यही है शब्द का, कोल्ड वार का। लेकिन लोकप्रिय किसने बनाया? लोकप्रिय बनाया बर्नार्ड बारूचा ने। आपकी अधिकांश किताबों में बर्नार्ड बारूचा लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, जब वो कोई ऑरवेल का नाम ही नहीं देता तो आपको बर्नार्ड बारूचा मारना है, ठीक है ना? लेकिन अगर ऑरवेल है तो पहले ऑरवेल ही लगाना है आंसर में। अब आपको समझ आ गया। अगर ऑरवेल नहीं है तो बर्नार्ड बारूचा लगाना है, और अगर ऑरवेल है तो ऑरवेल ही लगाना है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ आनी चाहिए।
फिर इसमें डिफाइन भी किया गया है, थोड़ा मैं अंग्रेजी बोल देता हूं, मैंने हिंदी तो बोली। ए स्टेट एक्सट्रीमली होस्टाइल रिवाइलरी विदाउट डायरेक्ट लार्ज स्केल फाइटिंग बिटवीन सुपर पावर, यानी कि सुपर पावर के मध्य बिना युद्ध के तनाव की स्थिति को डिफेंड कर रहा है, जिसमें वैचारिक संघर्ष भी था, अप्रत्यक्ष युद्ध था, युद्ध का शस्त्रीकरण था, हथियारों का शस्त्रीकरण था, और सैनिक के गठबंधनों का जो सैलाब था, द्वंद था, वो हम देख सकते हैं। तो ये तो आपको स्पष्ट हो गया कि जॉर्ज ऑरवेल ने शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया और बर्नार्ड बारूचा ने लोकप्रिय बनाया। बर्नार्ड बारूचा ने 47 में जाके लोकप्रिय बनाया था, जबकि ऑरवेल ने शब्द का प्रयोग 45 में ही कर दिया था। तो कोल्ड वार का चित्र आपको ये दिखाई दे रहा है, तोपें, ये सारी चीजें, ये नॉर्मल सी कहानी है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और डेफिनेशन भी देखते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल की किताब कौन सी थी, इनकी थी यू एंड द एटॉमिक बॉम्ब। यू एंड द एटॉमिक बम किताब किसकी है? जॉर्ज ऑरवेल की है। बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है, पहले लेख है मेनली, तो फिर किताब का रूप लिया है। तो यू एंड द एटॉमिक बम लेख या किताब बुक किसकी है? ये जॉर्ज ऑरवेल की है, जिन्होंने पहली बार जो है कोल्ड वार शब्द का प्रयोग किया। 1945 में लेख छपा था और इसमें कहा गया शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसमें महाशक्तियां प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए निरंतर तनाव और प्रतिस्पर्धा बनाए रखती हैं। प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, लेकिन तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, यही कोल्ड वार की स्थिति है। डायरेक्ट हाथापाई नहीं हो रही है लेकिन इनडायरेक्ट युद्ध चल रहा है, जैसे वसुंधरा भजनलाल में चल रहा है, वो भी शीत युद्ध है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो चल रहा है तो कम से कम आपके खोपड़े में बैठ रहा होगा। अब सेकंड परिभाषा वाल्टर लिपमैन ने दी थी। वाल्टर लिपमैन एक फ्रांसीसी पत्रकार थे और इन्होंने गाइडेड डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग भी किया था पहली बार। वाल्टर लिपमैन को आपने लोकतंत्र में भी पढ़ा होगा, निर्देशित लोकतंत्र का सिद्धांत भी देते हैं। तो वाल्टर लिपमैन ने किताब ही लिखी थी द कोल्ड वार 1947। अब इन्होंने कैसे परिभाषित किया इसको भी सुन लीजिए कि शीत युद्ध वह संघर्ष है जिसमें दो विरोधी शक्तियां सैन्य युद्ध के बिना राजनीतिक, कूटनीतिक और वैचारिक संघर्ष करती हैं। कि युद्ध के बिना वैचारिक, राजनीतिक, कूटनीतिक संघर्ष करती हैं, ये इन्होंने कहा। इनकी बुक तो पक्का ध्यान रखनी है आपको। कौन सी बुक है इनकी? बुक है द कोल्ड वार 1947। ये बुक आपको ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, बुक के बिना काम नहीं चलेगा। फिर है हंस जे मार्गेंथाउ। मार्गेंथाउ तो शीत युद्ध को वरदान भी मानता है, ये भी ध्यान रखना मेरा बेटा, कि वार ये कहता है परमाणु युग तो स्वर्ण युग है, तो शीत युद्ध को अच्छा मानेगा शक्ति संतुलन के लिए। तो ऐसी परिभाषा कौन देगा? मार्गेंथाउ देगा। शीत युद्ध शक्ति संतुलन की राजनीति का एक रूप है जिसमें राष्ट्र अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष युद्ध के बिना संघर्ष करते हैं। तो ये शक्ति संतुलन के रूप में डिफाइन करते हैं। ये तो हमने यथार्थवाद में अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, तो ये भी ध्यान रखना। इनकी किताब तो फेमस सभी को मालूम है, पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 है। तो इन परिभाषाओं में जो मैंने दो परिभाषाएं तीन बताई हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए पहचानने में, क्योंकि आप सोचते हैं ना इजी पेपर आएगा, इजी कुछ नहीं आएगा। किताब का नाम पूछ लेगा, परिभाषा पूछ लेगा, परिभाषाओं में आपको शब्दों का ध्यान रखना होगा। पहली बार शब्द का प्रयोग किसने किया, लोकप्रिय किसने बनाया, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब ये चौथी परिभाषा डेविड स्टन ने भी दी थी, द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में, हम उसको भी ध्यान में रखते हैं। शीत युद्ध एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है जिसमें राजनीतिक तनाव, विचारात्मक संघर्ष। तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम शब्द का प्रयोग कौन करता है? डेविड स्टन करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बस ये शब्द ध्यान है, बाकी शब्द तो सेम के सेम ही रहेंगे। तो इससे आप मीना कुमारी बेटा पहचान सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अभिषेक बेटा आप तो बड़े दिन बाद जुड़े हैं, लगता है शादियों में ज्यादा बिजी थे। विष्णु तिवारी बेटा भी लगता है शादियों में डांस वांस कर रहे थे। तो डांस तो अब कर लिया आपने, अब थोड़ा सा अपना डांस बंद करके तो कुछ सिलेक्शन का डांस कर दो। तो सिलेक्शन के बाद फिर मुझे भी नचा देना, लेकिन पहले सिलेक्शन तो हो मेरे दोस्तों। अब पांचवी जो परिभाषा है लुईस हेलक की है, वो कहते हैं शीत युद्ध युद्ध नहीं परंतु शांति भी नहीं की स्थिति में। सबसे वीएमपी डेफिनेशन है, ये पीवाईक्यू है, बहुत बार आया है, और 2026 में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये परिभाषा किसकी है।
शीत युद्ध युद्ध नहीं परंतु शांति भी नहीं की स्थिति है। ये किसने कहा? ये इन्होंने कहा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छी परिभाषा दी है मेरा बेटा, ठीक है ना। फिरोज खान बेटा, बिल्कुल आपको भी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। तो द लुई हेलक की किताब थी द कोल्ड वार एज हिस्ट्री। द कोल्ड वार एज हिस्ट्री में लुई हेलक कहता है शीत युद्ध युद्ध नहीं है परंतु शांति की स्थिति नहीं है। 67 में प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना। अगला है जॉन लुइस गैडिस। ये द कोल्ड वार 2005 में किताब लिखते हैं। तो कहते हैं शीत युद्ध एक दीर्घकालिक वैश्विक संघर्ष था। तो इसमें दीर्घकालिक वैश्विक संघर्ष शब्द को ध्यान रख लेना, बाकी सब तो सेम है। आप इससे पहचानने लगेंगे और उत्तर को हल कर लेंगे। तो आप उत्तर को हल कर लेंगे तो आप बहुत कुछ कर लेंगे मेरे दोस्तों। अगला जो थिंकर है वो ओड आर्ने वेस्टार्ड है। ये कोल्ड वार ए वर्ल्ड हिस्ट्री अभी 2017 में किताब लिखते हैं। शीत युद्ध केवल एक यूरोप तक संघर्ष नहीं था, वैश्विक संघर्ष था, तीसरी दुनिया को प्रभावित किया। मेनली ये कहना चाह रहे हैं तीसरी दुनिया को प्रभावित किया। तो ओड आर्ने वेस्टार्ड ने कहा कि शीत युद्ध से तीसरी दुनिया भी प्रभावित हुई है। वॉइस नहीं आ रही है बेटा, सेल तो मैंने अभी लगाए, वॉइस का क्या चक्कर होगा? वॉइस नहीं आ रही है इसमें? हाँ, और किसको नहीं आ रही है? हाँ बेटा बताओ। हैं, वॉइस का क्या चक्कर पड़ा है? वॉइस आ रही है? आ रही है बता रहे हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं नहीं आ रही है? तो भाई जब आ रही है तो फिर आने दो ना। 85 पे साउंड चल रहा है तो फिर आपको क्या दिक्कत आ रही है? ऑल साउंड डिसाइंड तो मोर साउंड सेटिंग में और देख लेता हूं भाई। लेवल बेटा 71 तो है, इधर भी 83 है। इधर भी ये भी मैं लो बेटा, और इसकी तेज कर देते हैं भाई। आप कहते हैं तो आपको क्या है, ये 85 है तो ये 89 कर दिया। अब बेटा इससे ज्यादा करेंगे ना तो फिर ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो फिर आप ना ज्यादा नहीं कराना। अब आ रही है? आ गई ना? आ गया बेटा। हाँ वो बेटा आवाज तो फुल है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो सेल का चक्कर नहीं है। अब ये बेटा ओडार ने वेस्टार्ड क्या कहते हैं कि इसने विकासशील देशों को भी प्रभावित किया। थोड़ा जोश हो जाना चाहिए दोस्तों। देखो ये आवाज से नहीं, चेहरे से भी इंसान भाव को और हाव को पढ़ लेता है। तो क्या बेचारे जो डीप और डंप हैं, गूंगे और बहरे हैं, वो भावनाएं नहीं रहती। बार बार मैंने कहा ना, आप भावनाओं से समझो पॉलिटिकल साइंस को, दिल से समझो। दिल तो पता नहीं आप कहाँ दे आए, दिल तो आपके पास है ही नहीं लगता है। पॉलिटिकल साइंस को दिल देते ना। कमल जी आप जुड़ गए, मैं तो आपका भी बहुत वेट कर रहा था। नरेंद्र सिंह धौलपुर भी कभी कभी जुड़ते हैं, आरती मीना बेटा तो जुड़ रही हैं। लेकिन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जुड़ जाइएगा, बाद में कुछ नहीं होगा। अभी कुछ नई बातें भी मैं बताता हूँ, वो कैप्चर, पुराने नोट्स आपके पास रखे होंगे, लेकिन आपने देखा हर क्लास में मैं कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट करता हूँ।
और अब वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको थोड़ा अपने अंदर इंप्रूवमेंट करने की कोशिश ज्यादा करनी है। फिर 8वां है मार्टिन मैकाले, ये शीत युद्ध कहते हैं द्वितीय युद्ध के उत्पन्न अंतरराष्ट्रीय संघर्ष जिसमें गलतफहमियां ज्यादा थी, गलतफहमियां और वैचारिक टकराव था। ओरिजिन ऑफ द कोल्ड वॉर 4149 ये लिखा था। फिर एक विद्वान थे जॉन फोस्टर डेलिस, ये जो 9वें नंबर की परिभाषा है ये किसने दी थी? जॉन फोस्टर डेलिस ने। ये आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। ये देते हैं परिभाषा ब्रिंकमैनशिप के रूप में। किसके रूप में देते हैं? ब्रिंकमैनशिप। ब्रिंकमैनशिप को हिंदी में क्या कहते हैं? कगारवाद। सरल हिंदी में कहते हैं पंजा लड़ाना। कगारवाद भी आता है शब्द, ये स्कूल लेक्चरर में आरपीएससी में पूछा जा चुका है और नेट में भी पूछा जा चुका है। नेट में पूछा जा चुका है, उसमें पूछा है। डेविड ईस्टन, हाँ बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम शब्द का प्रयोग किया बेटा। बस अभिषेक बेटा पूरी नहीं याद रहती कोई बात नहीं, बस आप तो अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ध्यान रख लेना। अब ये क्या कहते हैं? जो ब्रिंकमैनशिप के रूप में परिभाषित करते हैं। ब्रिंकमैनशिप होता है पंजा लड़ाना। आज लड़ा कर देखना, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो मम्मी पापा से लड़ाना, भाई बहन से लड़ाना, शादी होगी तो पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाना, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है शीत युद्ध। अगर शीत युद्ध के बारे में जानते हैं तो आज पंजा लड़ा के देखना। और पंजा लड़ाना रहता है कि अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग दुश्मन को हराने के लिए कर दिया जाता है। जोखिम, बिना मतलब का जोखिम, अपने को फायदा हो ना हो, लेकिन ताकत किसमें लगा दी जाती है? विरोधी को हराने में। यही जो है इसको सबसे मेन चीज है इसमें। तो जॉन फोस्टर डेलिस कहता है कि इसमें युद्ध के किनारे तक जाकर विरोधी को डराना रहता है। तो प्रतिद्वंदी को डराने के लिए युद्ध के कगार तक चला जाते हैं, ताकि बिना वास्तविक युद्ध के उसे झुका जा सके। युद्ध के करीब करीब जाना, अपनी पूरी ऊर्जा दुश्मन को हराने में लगा देना, तो ये कोई रक्षात्मक नीति नहीं है। वो कहता है द एबिलिटी टू गेट टू द वर्ज विदाउट गेटिंग इनटू वॉर इज द नेसेसरी आर्ट। यही आर्ट है, युद्ध के करीब जाते जा जाके विरोधी को हराना, युद्ध नहीं करना लेकिन उसे सशक्त देना, उसे कहीं ना कहीं हार देना। ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए। इसके बाद बेटा जो है अगली चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो भी मैं बता देता हूं। अब है शीत युद्ध की उत्पत्ति को लेकर भी चर्चा करते हैं। मैं अब इसको उत्पत्ति को समझाऊंगा। आप लोगों से निवेदन है कि आप बने रहिएगा और समझने की चेष्टा कीजिएगा। शीत युद्ध की उत्पत्ति, भाई शीत युद्ध की उत्पत्ति क्या, कब हुई, कैसे हुई, इसको लेकर। शीत युद्ध की उत्पत्ति को लेकर ना दो मत हैं। विद्वान दो श्रेणियों में बटे हुए हैं। प्रथम मत तो कहता है और द्वितीय मत क्या कहता है। प्रथम मत दिया था आंद्रे फोंटेन व हाल जैसे विद्वान ने। किसने दिया था? आंद्रे फोंटेन व हाल जैसे विद्वान। इस श्रेणी में कौन विद्वान जुड़े हुए हैं? विद्वान कौन से हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, आंद्रे फोंटेन व हाल जैसे विद्वान। ये क्या कहते हैं कि जो शीत युद्ध की शुरुआत 1917 की बोल्शेविक क्रांति से हुई थी। इनका कहना है कि शीत युद्ध की शुरुआत जो रूस में हुई थी ना बोल्शेविक क्रांति, जबकि द्वितीय मत कहता है नहीं भाई, शीत युद्ध की शुरुआत तो द्वितीय युद्ध के बाद फुलटन भाषण से हुई थी। ये मत क्या कहता है? शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय युद्ध के बाद
5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण से हुई थी। अब फुलटन भाषण क्या है ये मैं पूरी बातें बताऊंगा, आप बस डेट ध्यान रखना है। अभी तो ये कहता है, अधिकांश विद्वान जो मैंने परिभाषा वाले लिखाए हैं सब लोग यही मानते हैं। जिन्होंने परिभाषा दी है तो द्वितीय युद्ध के बाद की दी है जनरली, तो सब वो इधर जुड़े हुए हैं, चाहे जॉन फोस्टर डेलेस हो, चाहे आपका बरात हो, चाहे कोई भी थिंकर हो, तो वो सारे के सारे इधर से जुड़े हैं। परिभाषा देने वाले जो अभी हमने परिभाषा में पढ़े, हंस से मार्गेंथाउ हो, वो सब इधर ही हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि आंद्रे फोंटेनवेहाल जो हैं वो क्या कहते हैं, बोल्शेविक क्रांति से। अब पहला देखते हैं प्रथम मत के विद्वान अपने समर्थन में क्या तर्क देते हैं, देखते हैं। प्रथम मत अर्थात बोल्शेविक क्रांति से शुरू मानने वाले निम्न तर्क अपने पक्ष में देते हैं। पहला तर्क देते हैं, लंबे समय तक यूके यूएसए ने रूस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए थे, 1933 तक जाकर नहीं बनाए थे। पहला तर्क, मैं पेन बदल देता हूं। 1933 तक यूके यूएसए ने रूस से राजनयिक संबंध भी स्थापित नहीं किए थे। भाई वे चिढ़ गए थे तभी, क्योंकि जो जार था ना वो इनके साथ जुड़ा हुआ था, ब्रिटेन के साथ। जार जो उन्होंने क्या किया था, लेनिन ने जार के शासन को उखाड़ा था। बोल्शेविक क्रांति में हुआ क्या था, जार का शासन, जार कैसा था, पूंजीपतियों का पिट्ठू था, चमचा था। इसलिए लोग नाराज थे तब से, किससे, साम्यवाद से। और तब से कहीं ना कहीं अपना दुश्मन मानने लग गए थे। किसको, लेनिन को। लेनिन के बाद कौन आया, स्टालिन ने सत्ता ले ली 27 में, तो स्टालिन को अपना दुश्मन मानने लग गए। दूसरा, द्वितीय युद्ध के दौरान यूएसए और यूएसएसआर का एक गुट में शामिल होना मजबूरी मात्र था। तो फांसीवादी शक्तियां थी जो, इसलिए सब लोग उससे भयभीत थे, इसलिए गुट में शामिल हो गए। मजबूरी मात्र था। युद्ध के दौरान भी मतभेद बने रहे। जैसे ए, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। अब द्वितीय मोर्चे का प्रश्न मैं सुना देता हूं आपको। वह यूं था कि जर्मनी ने, ये जर्मनी है, इसकी सीमा पड़ती है सोवियत संघ के पास, इसने यूएसएसआर पर अटैक किया। तो यूएसएसआर ने कहा कि यूके से कि आप पीछे से हमला कर दो, यूएसए से यहां से हमला कर दो ताकि मेरे पे भार कम आएगा, दूसरा मोर्चा खोल दो। नहीं खोला उन्होंने, कहा मरने दे इसको।
ये निपट जाए तो अच्छा है, जर्मनी जाते जाते इसको निपटा दे तो ठीक है ना। तो द्वितीय मोर्चे का प्रश्न इन्होंने द्वितीय मोर्चा खोला नहीं। दूसरा, अमेरिका ने परमाणु बम की जानकारी यूके को तो दी थी, परंतु यूएसएसआर को नहीं दी। यानी कि अमेरिका ने यह नहीं बताया सोवियत संघ को कि हमारे पास परमाणु बम है, डरने की जरूरत नहीं है, और बताया ही नहीं। यूके को तो बता रखा था डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बेचारा यहाँ जब पिट रहा था द्वितीय मोर्चे में जर्मनी से, तब परमाणु बम निकाला भी नहीं। अब जापान लास्ट में छोटे से, उसका अमेरिका के पर्ल हार्बर द्वीप है, जैसे भारत में अंडमान निकोबार, ऐसे बाहर आक्रमण किया था, छोटा सा बम विस्फोट किया था हेलीकॉप्टर से, और अमेरिका ने क्या कर दिया जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम डाल दिया। तो सोवियत संघ कहने लगा कि भाई जब जर्मनी मुझे नष्ट कर रहा था तब कहां था ये परमाणु बम, तब आप जर्मनी पे डाल देते तभी युद्ध का अंत हो जाता। तो दोस्ती काई की दोस्ती है। एक दोस्त है उसको चाकू ही चाकू पड़ रहे हैं, और एक दोस्त के पास पिस्टल है तो वो बस घूंसे लातों से लड़ रहा है, और दोस्त को चाकू लगने दे रहा है, लेकिन खुद को एक थप्पड़ पड़ा, पिस्टल निकाल के ठक। तो काई की दोस्ती, क्या साथ लड़ रहे हो आप भाई। वही सारी स्थिति यहां भी हुई। फिर यूनान के प्रश्न को लेकर मतभेद, यूनान में सेना हटाने को लेकर मतभेद। अब जब क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, या चल ही रहा था अभी हालांकि कुछ जगह, तो सोवियत संघ ने से कहा अमेरिका ने कि भाई तुम्हारा यूनान में कब्जा है, तुम्हारी सेना को हटा लो, यहां पर चुनाव कराएंगे। सोवियत संघ ने मना कर दिया। सोवियत संघ ने मना कर दिया, भाई सेना वापस नहीं होगी। तो अब देखो यहां पर मतभेद बने ही रहे थे। क्या बने रहे थे? मतभेद। यही प्रथम मत वाले आंध्र फोंटेन वे हाल कहते हैं। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी शीत युद्ध दिखाई दे रहा है। ये शीत युद्ध तो बोल्शेविक क्रांति से ही आ गया था। अब दूसरे मत वाले क्या कहते हैं, दूसरे मत वालों को भी सुन लेना। अब द्वितीय मत वाले क्या कहते हैं वो सुन लेना भाई। द्वितीय मत वाले कहते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत द्वितीय युद्ध के बाद हुई थी, और वो फुलटन भाषण से हुई थी। अब फुलटन भाषण क्या है वो मैं पूरा बता रहा हूं, आनंद लेके सुनिएगा बस। 5 मार्च 1946 को बेसिकली दिया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने। कहां पर दिया था? अमेरिका में, फुलटन शहर में दिया था, और कहा था हम एक फांसीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फांसीवादी शक्ति को नहीं अपना सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते, उसका सहयोग नहीं कर सकते। पहली फांसीवादी शक्ति तो किसको कहा? हिटलर को, मुसोलिनी को। दूसरी फांसीवादी शक्ति किसको कहा उन्होंने? स्टालिन को, सोवियत संघ को। तो उन्होंने कहा हमें लोहावरण, लोहावरण किसको कहते हैं? साम्यवाद को। साम्यवाद के विरुद्ध गठबंधन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? गठबंधन की। इसमें कहा। अब जैसे ही ये बात कही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने, पूरे अमेरिकी की मीडिया ने इसका सपोर्ट किया, और उसके बाद कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। तो कहते हैं यहां से हुई थी शीत युद्ध की शुरुआत। अब चलो जो भी कारण हो, तो अधिकांश विद्वान इसी मत का समर्थन करते हैं। इसी मत का समर्थन करते हैं। क्या करते हैं? इसी मत का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि शीत युद्ध की शुरुआत यूके पीएम चर्चिल के 5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण से हुई थी।
फुलटन भाषण से हुई थी, जिसमें चर्चिल ने कहा था कि हम एक फासीवादी शक्ति के स्थान पर दूसरी फासीवादी शक्ति को बढ़ावा नहीं दे सकते। अतः लोहा आवरण का मतलब कठोर नीति होती है ना साम्यवाद की, साम्यवाद के विरुद्ध एंग्लो अमेरिकन गठबंधन की आवश्यकता है। चर्चिल के इस भाषण का अमेरिकी मीडिया ने व्यापक समर्थन किया। इस फुलटन भाषण का आधिकारिक नेम यानी कि ऑफिशियल नेम सी न्यूज पीस था। अब कहते हैं यहां से शुरुआत हुई। अब हम निष्कर्ष क्या लिखें, ये भी बड़ी बाधा है भाई। निष्कर्ष में क्या लिखें? अब निष्कर्ष में कह सकते हैं कि आरंभिक शुरुआत तो कहां हुई? बोल्शेविक क्रांति में। ध्वनि कब सुनाई दी? फुलटन भाषण में। जैसे सिंपल है कि शीत युद्ध चला कब? जैसे सिंपल है, आप अपने भाई के लिए रिश्ता देखने गए, भाभी को देखने गए, और आपने कह दिया भाभी आपकी शक्ल सारी अच्छी है, बस थोड़ी सी नाक है ना थोड़ी लंबी ज्यादा है। तो भाभी ने उसी समय सोच लिया एक बार शादी हो जाए, वहीं आके इसको बताऊंगी। और जैसी शादी होती है और आते फिर जो हंगामा होता है वो क्या है? शीत युद्ध है। प्रथम पहल कब होगी थी? जब देखने गए थे रिश्ता, कहा था नाक लंबी है। क्यों कहा? चिढ़ तो वहीं बैठ गई थी, बाकी गुस्सा निकलना था। शुरुआत होगी ना गुस्से की। तो निष्कर्ष में क्या कहेंगे? शीत युद्ध की प्रथम पहल तो बोल्शेविक क्रांति से ही हो गई थी। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्पष्ट ध्वनि फुलटन भाषण से सुनाई दी। और इसके बाद हम देखेंगे शीत युद्ध की अवस्थाएं, वो कल की क्लास में देखेंगे। लेकिन आप लोग आज इतना ढंग से देखें और अच्छे से काम करें
और जितना अच्छा काम करेंगे उतना बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच। आप इतना ही देखें, मैं शाम को ही क्लास लूंगा अवस्थाओं को लेकर। आप इसे 3-4 बार पढ़ के रखें ताकि शाम को आपको इंटरेस्ट आए और आपको अच्छे समझ आए। क्लास लेने का मेरा इंटेंशन यही था कि भाई आपकी शुरुआत एक कर दूं और व्यवहारिक राजनीति की, उसके बाद भारतीय विदेश नीति बचेगा और यही भारतीय विदेश नीति की शुरुआत भी हो जाएगी साथ साथ ही। और फिर देखेंगे गहन रूप से, फिर एक बार देख लेंगे। और आपसे एक सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लें। उसमें क्वेश्चन जो आपके टॉपिक के चल रहे हैं ना, वो साथ साथ डाले जा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, ग्रुप भी इसी नाम से है। मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। चैनल और ग्रुप दोनों अलग अलग हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर लें इन दोनों को, ताकि आपको जो क्वेश्चन है जैसे सी टूथ की उत्पत्ति, अवस्थाओं से संबंधित, डेफिनेशन से संबंधित, ये आपको अभी मिल जाएंगे। तो आप इनको अभ्यास करेंगे तो आपकी प्रगति होगी, ठीक है ना। तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लें, तत्काल ज्वाइन कर लें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। और कोई भी बच्चा अगर पॉलिटिकल साइंस का है तो उनको भी निःशुल्क ज्वाइन करा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। क्योंकि यूट्यूब पर क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, समय भी अब कम रह गया है, सभी एग्जाम मई जून में है। तो अब टेलीग्राम ग्रुप और चैनल के माध्यम से आप प्रैक्टिस करें। मैं वहां पर क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं, बना बना के भेज रहा हूं, तो आप अच्छे से करें तो आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।